हाय एवरीवन, आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टॉपर्स टारगेट पर। क्लास 12 की मैथ की सीरीज में हम आज शुरुआत करेंगे एक नए चैप्टर का, जो आपका आखिरी चैप्टर है, जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी या हिंदी में उसे कहते हैं प्रायिकता। ये आखिरी चैप्टर हम पहले ही करा रहे हैं, ऐसा इसलिए क्योंकि ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम से। और दूसरा रीजन ये है कि इसमें लैंग्वेज है। अगर मैं इस चैप्टर की बात करूं तो इसमें लैंग्वेज ऐसा सवाल कठिन नहीं है। सवाल इस चैप्टर को पहले इसलिए करा रहे हैं क्योंकि ये चैप्टर एक तो इम्पोर्टेंट है, एग्जाम की दृष्टि से सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर अगर आपके हैं तो वो है आपका समाकलन, अवकलन और प्रायिकता। ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट तो सारे ही हैं, लेकिन ज्यादा इम्पोर्टेंट यही 3 चैप्टर हैं, तो उसमें से ही है ये, तो इसलिए मैं इसको पहले करा रही हूँ। दूसरा रीजन ये है कि ये जो चैप्टर है इसके अंदर सवाल तो बहुत ही इजी है, लेकिन इसका लैंग्वेज थोड़ा सा टफ है। मतलब ये है कि इसका लैंग्वेज अगर आपको समझ में आ गया तो सवाल तो आ ही जाने हैं, लेकिन लैंग्वेज को समझने का ढंग आपको सीखना होगा। तो आइए शुरुआत करते हैं इस नए चैप्टर की, जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी। और ये चैप्टर आप यकीन मानिए जितना आसान आपको 11th में लगा है उससे भी आसान आपको 12th में लगेगा, क्योंकि ये चैप्टर ही पूरा गेम है। समझिए, अगर आपने लूडो खेला ही होगा, लूडो है, सिक्के के द्वारा आप हेड टेल खेले होंगे, आप ताश को देखे होंगे, तो उन सारी चीज़ों पर आधारित है। यानी कि बहुत इंटरेस्टिंग है, जो गेम से जुड़ा हुआ चैप्टर है मैथ का, वो भी और इम्पोर्टेंट भी है, तो इंटरेस्टिंग होगा ही, क्योंकि खेल खेल में ही हो जाते हैं। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं। फिर हम देखते हैं कि इसमें ओवरव्यू हमें क्या क्या पढ़ना है, सिलेबस में आपके नए पैटर्न में कितना रह गया है, क्या चीजें थी जो हट गई हैं। आइए देखते हैं। यहाँ पे आपको 3 एक्सरसाइज का स्टडी करना होगा, 14.1, 14.2, 14.3 और इसका मिसलेनियस करना होगा। हालांकि और भी एक्सरसाइजेस थी जो अब आपके सिलेबस से हटा दी गई है। 14.1 में हमें स्टडी करना है सप्रतिबंध प्रायिकता की, यानी कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की। सप्रतिबंध प्रायिकता क्या है, इसका स्टडी करेंगे एक्सरसाइज 14.1 में। 2 में जानेंगे कि प्रायिकता का गुणन नियम क्या होता है। हालांकि प्रायिकता का गुणन नियम आपके लिए नया नहीं है, जब मैं क्वेश्चन कराऊंगी तो आपको पता लगेगा कि नया नहीं है, कहीं ना कहीं इसका यूज आप 11th में भी कर चुके हैं। ठीक है, और स्वतंत्र घटनाएं, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और नई भी है, इसको आपने 11th में नहीं किया हुआ। ठीक, और फिर 14.3 में आपको पढ़ना है संपूर्ण प्रायिकता और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वेज प्रमेय। वेज प्रमेय बहुत इंपॉर्टेंट है और लॉन्ग क्वेश्चन अगर बनेगा इस चैप्टर से तो वेज प्रमेय से ही बनता है। क्लियर? यहाँ हमने ओवरव्यू ले लिया चैप्टर के अंदर पढ़ना क्या क्या है। अब बात करते हैं कुछ नियमों की जो हमने क्लास 11th में जाना था, थोड़ा सा उसका भी ओवरव्यू लेंगे ताकि उसी की मदद से हम यहाँ पे आगे बढ़ सके कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पर।
आते हैं कुछ ऐसी घटनाएं जो हमने क्लास 11th में पढ़ा हुआ है, थोड़ा उस पर जानेंगे। यहाँ देखिए हमने पढ़ा है प्रायिकता का बीजगणित क्लास 11th में पढ़ा था, उसका थोड़ा सा ओवरव्यू लेंगे यहाँ पे, क्योंकि इन चीज़ों का हल्का सा यूज करना है हमें, तो इन्हीं चीज़ों पर आधारित है, तो हल्का सा ओवरव्यू लेंगे क्योंकि इन चीज़ों को ही आगे लेके हमें चलना है। तो यहाँ पे हमने पढ़ा था क्लास 11th में घटनाएं ए या बी का क्या मतलब होता है। ए या बी का आप सीधे मतलब इसको समुच्चय वाले चैप्टर से रिलेट करके भी देख सकते हैं। ए या बी मतलब होता है, ए या का मतलब होता है यूनियन, तो ये ए यूनियन बी होगा। क्लियर, दो घटनाएं ए और बी का यूनियन, ये पी हो जाएगा। पी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी को कहते हैं ए या बी। ए और बी क्या होता है, इंटरसेक्शन को कहते हैं, तो पी ए इंटरसेक्शन बी, कहीं भी और है उसका मतलब ही इंटरसेक्शन है, या है उसका मतलब क्या है, प्रायिकता के अंदर यूनियन है। क्लियर, ए नहीं तथा बी नहीं, नहीं का मतलब होता है डैश, नहीं का मतलब क्या होता है डैश, तो ये हो जाएगा ए नहीं मतलब ए पर डैश, तथा मतलब और होता है यूनियन, सॉरी इंटरसेक्शन और बी डैश। बी नहीं कह रहा, जिस पे नहीं कहेगा उस पर डैश हो जाएगा। इसी तरह यहाँ दिया ए किंतु बी नहीं, तो यहाँ ए मतलब क्या है, ए तो है लेकिन बी नहीं है, तो यहाँ क्या होगा ए डैश इंटरसेक्शन बी नहीं मतलब बी डैश हो जाएगा। क्लियर, यानी नहीं लगा है तो उस पर डैश, और डैश कैसे निकलता है ये भी मैंने बताया था, डैश निकलता है यूनिवर्सल में से घटा के। तो यहाँ पे सेट नहीं पढ़ रहे हैं हम लोग, इस प्रोबेबिलिटी को पढ़ रहे हैं, तो प्रोबेबिलिटी का जो यूनिवर्सल जो होगा वो क्या होता है, प्रतिदर्श समष्टि एस होता है, जिसे 1 कहते हैं। क्लियर, ये सारी चीजें आप 11th में किए हुए हैं। अपवर्जी घटना क्या होता है, ये भी 11th का ही टॉपिक था। दो घटनाएं अपवर्जी कहलाएंगी यदि दोनों घटनाओं में कुछ भी आपस में कॉमन नहीं हो। ठीक है, ये भी हमने पढ़ा हुआ था क्लास। यदि दो घटनाएं अपवर्जी कब कही जाएंगी, यदि दो घटनाएं ए और बी के अंदर कुछ भी कॉमन ना हो, इज इक्वल टू फाइव, ए और बी में कॉमन क्या है, फाइव हो, कुछ भी कॉमन नहीं हो, तो वहां पे क्या होगी, अपवर्जी घटनाएं होती हैं। प्रतिदर्श समष्टि क्या होता है, यहीं से तो 11th में शुरुआत हुई थी। किसी भी समुच्चय का प्रतिदर्श समष्टि क्या होता है, किसी भी घटना के घटित होने की कुल संभावनाओं को ही प्रतिदर्श समष्टि कहते हैं। एग्जाम्पल में अगर समझाऊं आपको, अगर कहा जाए एक सिक्का उछाला जाता है, उछाला गया, तो यहाँ पे इसकी प्रोबेबिलिटी क्या क्या होगी, क्या क्या संभावना होगी, हो सकता है उस पे हेड आया हो या हो सकता है उस पे टेल आया हो, तो ये दोनों ही संभावनाओं को इकट्ठा जब हम मझले कोष्ठक में लिखते हैं तो यही प्रतिदर्श समष्टि कहलाता है। इस घटना के लिए ये क्या है, प्रतिदर्श समष्टि है। क्लियर, यानी कि किसी भी घटना के घटित होने की कुल संभावना ही प्रतिदर्श समष्टि है। लास्ट आपका दिख रहा है निःशेष घटनाएं क्या है। निःशेष घटनाएं वे घटनाएं होती हैं, ऐसी घटनाएं जिन्हें मिलाने पर फिर से प्रतिदर्श समष्टि यश तैयार हो जाए, उसे निःशेष घटना कहते हैं। यानी कि अगर कोई प्रतिदर्श समष्टि है, उससे बनी कई घटनाएं हैं, घटना के बाद घटना दिया है, तो अगर वो घटनाएं उनको मिला दिया जाए, दोनों का यूनियन ले लिया जाए, तो यही यश बन जाए, यानी कि प्रतिदर्श समष्टि के बराबर हो जाए, तो ऐसी घटनाओं को निःशेष घटनाएं कहेंगे। मैं उदाहरण लेती हूँ, मैं एक एग्जाम्पल आपको बताती हूँ। मान लीजिए कोई प्रतिदर्श समष्टि एस है, जिसमें दिया है एक पासा उछालने की संभावनाओं को लिखा है, तो 1 2 3 4 5 6 ये पासा उछालने की संभावनाएं हो गई। और यहाँ पे ए पे एक घटना है जिसमें कहा जाए कि सम संख्या आता है पासे पर, और एक और घटना है बी, अगर कहा जाए विषम संख्या आता है, तो विषम में क्या आएगा 1 3 5। अब यहाँ एक चीज आप देखिए, अगर घटना ए और घटना बी को आपस में मिला लें तो यही यश बन जाए, अगर तो निःशेष घटनाएं हो जाएंगी। यानी ए और बी को अगर मिला लें तो क्या मिलेगा, इनको मिलाइए, मिलाने का नियम कहता है कि रिपीट नहीं करना है,
जो कि आपके किसके बराबर आ गया, एस के बराबर आ गया। तो ये घटनाएं ए और बी क्या है, ए और बी निःशेष घटनाएं हैं। तो यहाँ पे बोर्ड पे जितनी भी घटनाओं का चर्चा हुआ है इन सभी, तो यहाँ पे बोर्ड पे जितनी भी घटनाओं का चर्चा हुआ है, मुझे पूरा उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि प्रतिदर्श समष्टि क्या है, निःशेष घटना क्या है, अपवर्जी क्या है। इन सभी को अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है तो इसका स्क्रीनशॉट जरूर से लेके रख लीजिएगा। क्लास 11th का ही है, इसलिए मैं पूरा, हालांकि मैं जब क्वेश्चन में जहाँ जहाँ इसका यूज होगा फिर से एक बार आपको जरूर हर घटना के बारे में बताने वाली हूँ आगे। ऐसा नहीं है कि बस यही कह के छोड़ दूंगी कि हाँ पिछले क्लास में आपने पढ़ा है, लेकिन यहाँ पे ओवरव्यू में आप इतना रखिए, जहाँ भी जिसका भी यूज होगा अच्छे से उसको हम लिख के आपको हर टॉपिक को बताते हुए ही चलेंगे। फटाफट से स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, हम आगे बढ़े। अब आगे बढ़ते हैं, हम कुछ ऐसी घटनाओं की अब चर्चा करेंगे जो क्लास 11th में हमने उस पर सवाल किए हैं, उनका प्रतिदर्श समष्टि लिखा हुआ है, उनकी प्रायिकता निकाली है, उनका थोड़ा सा ओवरव्यू लेंगे। कुछ ऐसी घटनाएं तो लिखेंगे, हमने क्या क्या पढ़ा था। एक सिक्का एक बार उछाला जाता है, एक बार उछाला गया तो क्या प्रायिकता होगी। और हमने क्या पढ़ा था, एक सिक्का अगर 2 बार उछाला गया तो क्या प्रायिकता होगी। तीसरी बात, अगर दो सिक्के एक बार या एक साथ उछाले जाएं तो क्या होगा। नंबर 3, अगर हम क्या करें, 3 सिक्के उछाले, 3 सिक्के एक साथ उछाले गए तो प्रायिकता क्या होगी। सबसे जरूरी, एक पासा उछाला गया तो क्या प्रायिकता आएगा, उछाला गया। फिर 2 पासे उछाले गए, 2 पासे उछाले गए तब कुल कितनी प्रायिकता आएगी, कुल कितने प्रतिदर्श समष्टि आएंगे, तब कुल कितना प्रतिदर्श बिंदु आएंगे। आइए देखते हैं इन सभी घटनाओं को। देखिए इन सब पे सवाल आपने क्लास 11th में किया होगा। यहाँ देखिए, एक सिक्का एक बार उछाला गया, अभी थोड़ा देर पहले भी मैंने इस एग्जाम्पल को लिया। एक सिक्का लीजिए, उसको एक बार उछालिए तो उसमें प्रतिदर्श समष्टि में कितने प्रतिदर्श बिंदु आएंगे। ये अगर पूछे तो आप क्या बताएंगे। सिक्का, देखिए आपको सिक्का और पासा इन्हीं पे सवाल आएगा, ज्यादा से ज्यादा सवाल सिक्के और पासे पर है। अब आपको देखो कम बार पूछा, एक बार मान लीजिए पूछा या 2 बार पूछा है, तो यदि कम टाइम पूछा है, 1 बार या 2 बार पूछा है, तो आप उसको अपने आप लिख के भी समझ सकते हैं। लेकिन ज्यादा टाइम पूछ लिया तो कंफ्यूजन तो क्रिएट हो जाएगा। तो ये बात मेरा ध्यान रखिए, एक होता तो कंफ्यूजन ना हो, इसके लिए मेरा एक ही बात आप याद रखिए। एक यहाँ लिख लीजिए सिक्का और दूसरे तरफ लिखेंगे पासा। अब आप जानते हैं सिक्के पे कितने तल होते हैं, 2 ही तल होता है ना, एक तरफ हेड होता है, एक तरफ टेल, या कुछ भी हो, लेकिन तल कितने होते हैं, 2 तल। तो यहाँ उनका तल नोट करिए। अगर हम बात करें तल की, तो सिक्के में जो तल होता है वो कितना होता है, सिक्के में तल आपके पास 2 होता है। और पासे में जो लूडो आप खेलते हैं उसमें जो पासा यूज करते हैं उसमें कितने तल होते हैं, 6 तक अंक होते हैं। तो ये 6 तल होते हैं। क्लियर, जितने तल होते हैं वो आपको ध्यान रहना चाहिए, वही आपका बेस है, वही क्या है, बेस है। अगर आप आज उसके आगे आपको जितनी बार पूछे उतनी बार का आप निकालते जाइए। मान लीजिए कहा जाए 1 बार उछाला गया, तो सिक्का जब 1 बार उछालेंगे तो इसके तल की संख्या पे जितनी बार उछला है उसकी घात लगा दीजिए, उतने ही प्रतिदर्श बिंदु आएंगे। तो 2 पे 1 की घात मतलब क्या होता है, 2 प्रतिदर्श बिंदु निकल के आएगा। यदि कोई पासा 1 बार उछाला जाता है तो उसमें कितने प्रतिदर्श बिंदु आएंगे,
इस पे तल की संख्या आपने नोट किया है 6, तो तल की संख्या पे घात लगाइए किसका, कितनी बार उछाला गया, एक घात, तो ये आएगा 6। ठीक है, हालांकि इसकी चर्चा क्लास 11th में बाकायदा किया गया होगा, आप अगर क्लास 11th में इस चैप्टर को ढंग से किए होंगे। यहाँ 2 बार अगर यही पूछ ले कोई दिक्कत की बात नहीं, तल की संख्या पे ही घात लगानी है, तो तल होते हैं सिक्के में 2 और घात भी 2 लगा दीजिए, तो 4 घटनाएं आएंगी, इसमें 4 प्रतिदर्श बिंदु आएंगे। और यहाँ पासे की बात करें, पासा 2 बार उछल गया, तो इसमें तल की संख्या 6 होती है, इस पे यही कितनी बार उछाला जा रहा है, 2 बार, तो 36 आ जाएगा। क्लियर। इसी तरह आगे कितनी भी बार आपसे पूछे आप निकाल सकते हैं आराम से। ठीक है, ये किसकी संख्या आ रही है, ये संख्या आ रही है प्रतिदर्श बिंदुओं की, जो प्रतिदर्श समष्टि के अंदर अलग अलग कॉमा करके आप लिखते हैं, वही क्या है, प्रतिदर्श बिंदु। क्लियर है, तो यहाँ आप समझिएगा, इसके हिसाब से हम यहाँ पे अगर पूछें आपसे, तो क्या आप बता सकते हैं कितने प्रतिदर्श बिंदु आएंगे। अगर एक सिक्का एक बार उछला, देखिए एक सिक्का एक बार उछला तो कितना आएगा, 2 घटनाएं, इसकी 2 प्रतिदर्श बिंदु मिलेंगे। एक सिक्का 2 बार उछला, यही सिक्का अगर 2 बार उछल गया, कितनी बार उछला है यहाँ हमने नोट किया है, तो 2 बार उछलेगा तो इसी पे 2 घात लगाएंगे तो 4 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। अब एक और चीज कंफ्यूजन होता है, देखिए क्या है, एक सिक्का 2 बार कहे चाहे 2 सिक्के एक साथ कहे, 2 सिक्के एक साथ यानी दोनों को एक ही बार उछाला जा रहा है, लेकिन सिक्के अब 2-2 हैं, तो यहाँ भी ध्यान रखिएगा, 2 सिक्के हैं और एक ही साथ उछाले जा रहे हैं, तो एक ही साथ उछाले जाएंगे, लेकिन सिक्के तो 2 हैं ना, तो 2 घात लगा देंगे, कितना आएगा, 4 आ जाएगा। क्लियर है, तो ये भी 4 होगा, समझिएगा इस बात को ध्यान से। इसी तरह से 3 सिक्के एक साथ उछाले जाएंगे, 3 सिक्के एक साथ उछाले जाए, चाहे एक सिक्का 3 बार उछाला जाए, एक ही है, एक सिक्का 2 बार उछाला जाए, चाहे 2 सिक्के एक साथ उछाले जाए, ये दो सब एक ही होते हैं, ये और ये एक ही है। 3 सिक्का एक साथ उछाला जाए, चाहे एक सिक्का 3 बार उछाला जाए, एक ही है। तो 3 सिक्का, अगर हम सिक्के की बात करें, तल होता है 2 और 3 ठी हैं, 3 ठी सिक्के हैं, तो 2 पे घात कितना आएगा, 3, यानी कि कितना हो जाएगा, 8। तो 3 सिक्का एक बार उछाले जाएंगे तो 8 प्रतिदर्श बिंदु होंगे। ये सभी जो मैं लिख रही हूँ ये क्या है, प्रतिदर्श बिंदु हैं, जो प्रतिदर्श समष्टि के अंदर आएंगे। कितने आएंगे, टोटल 8। क्लियर है। प्रतिदर्श समष्टि इसलिए जरूरी है क्योंकि हर घटना को हम उसी के हिसाब से लिखते हैं, इसलिए इस चीज को मैं फिर से अच्छे से डिफाइन कर रही हूँ। ठीक है, आ जाइए अगले पे। एक पासा एक बार उछाला गया, बता दिया मैंने, 6 आएगा। 2 पासे एक साथ उछालेंगे, 36 आएगा। अगर यही कहा जाए एक ही पासा 2 बार उछाला जाए तो भी वही आएगा। इसी को कह सकते हैं एक पासा 2 बार उछाला जाए, चाहे एक पासा 2 बार उछाला जाए, चाहे 2 पासे एक साथ उछाला जाए, दोनों ही कितने आएंगे, 36 आएंगे। ध्यान दीजिएगा, 3 बार यदि उछाल दिया जाए तो इसी पे 3 घात लग जाएगा, यानी तल की संख्या पर जितनी बार उछाला जाता है उसकी घात लगाते हैं। क्लियर है, यहाँ तक स्क्रीनशॉट लेके आप रख सकते हैं। यहाँ तक तो बात हुआ है बैकग्राउंड का, क्लास 11th में आपने कितना पढ़ा था उसी का हमने मात्र ओवरव्यू लिया है। आगे अभी 12th का मैंने कुछ भी नहीं बताया है। अब इसके बाद हम बढ़ेंगे 12th वाले टॉपिक पे, जिसका नाम है सप्रतिबंध प्रायिकता। इसका आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट। तो आइए आगे बढ़ते हैं और अब उस टॉपिक पे चलते हैं जो क्लास 12th का एक्चुअल में है। अभी तक तो जो किया है क्लास 11th का ही ओवरव्यू लिया है। एक और सुधार आप कर लेंगे, मैंने बाय मिस्टेक चैप्टर नंबर 14 शायद आपको नोट कराया है कि चैप्टर नंबर 13 है और 12th में केवल 13 चैप्टर ही है, 14 नंबर का कोई चैप्टर नहीं है। यहाँ गलती से मैंने 14 शायद करा दिया था, 14.1
और 14.2 14.3 लिख रखा था, तो वो 13 आप बना लेंगे। चैप्टर का नंबर केवल चेंज करना है, बाकी चीजें वही है। ठीक है, तो इसको ठीक कर लेंगे। चैप्टर नंबर 13 है। आइए देखते हैं क्या है टॉपिक। यहाँ पे पहला टॉपिक हमने आपको नोट कराया था 13.1 के लिए, जो बाय मिस्टेक 14 लिखा था, 13 है। 13.1 के लिए आपको पढ़ना है सप्रतिबंध प्रायिकता, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। बहुत आसान है, कोई अलग बात नहीं है कि बहुत ज़्यादा क्लास 11th वाले टॉपिक से डिफरेंट है, सेम वही है। कंडीशनल मतलब होता है शर्त, प्रायिकता तो हम लोग 11th में भी निकाल रहे थे, लेकिन यहाँ कंडीशनल है, मतलब शर्त भी दे देगा। आपको जिस चीज की प्रायिकता पूछेगा उसके लिए भी पहले एक शर्त डाल देगा, उस शर्त को पालन करते हुए आपको प्रोबेबिलिटी निकालना होगा। और यकीन मानिए एक ही फार्मूला है, पूरी प्रश्नावली के सवाल उसी से धुआं धुआं हो जाएंगे, सारे के सारे सवाल। और हाँ, बिना फार्मूले के भी इस प्रश्नावली के सभी सवालों को लगाया जा सकता है, ऐसा कोई सवाल नहीं है प्रायिकता चैप्टर में है। प्रायिकता चैप्टर के अंदर ऐसा कोई भी सवाल नहीं है जिसको लगाने के लिए फार्मूला कंपल्सरी, फार्मूला नहीं भी आपको पता है, सारे सवाल लगाए जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे सिलेबस में है तो हमें उनको बताना जरूरी है। अलग बात है आपको आगे टाइम किसी कंपटीशनल एग्जाम में बैठेंगे तो वहाँ आप फार्मूले का यूज नहीं करेंगे तो भी चलेगा, लेकिन ये आपका बोर्ड एग्जाम है, आपको स्टेप वाइज नंबर लेने होते हैं, तो आपको अच्छा होगा कि आप फार्मूले के साथ ही आगे बढ़ें। आइए फार्मूले पे तो चलेंगे, कंडीशनल प्रायिकता के सूत्र को निकालेंगे, लेकिन हम इसको सूत्र को बाद में पहले एक एग्जाम्पल आपके सामने रखेंगे। ऐसा इसलिए ताकि उस सूत्र के निगमन हो सके, मतलब उस फार्मूले का यूज कहाँ पे है आपको पता लग सके, आखिर वो फार्मूला बना क्यों है, किस लिए बना है, पता लगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम एक उदाहरण लेंगे। एक सिक्का 2 बार उछाला गया, 2 बार उछाला गया। ध्यान से समझिएगा, एक सिक्का 2 बार उछाला गया, ये आपको दिया है, तो इतना दिया है तो क्या आप प्रतिदर्श समष्टि लिख सकते हैं जो क्लास 11th में आपने पढ़ा है। तो एक सिक्का, हालांकि आज भी मैंने बताया है, एक सिक्का अगर 2 बार उछाला जाएगा तो उसमें कितने प्रतिदर्श बिंदु होंगे, आज ही बताया है। सिक्के पर तल कितने होते हैं, 2 तल, तो तल की संख्या पर हम घात लगाते हैं कितनी बार उछाला गया, तो हमें पता चलता है कि कुल कितने प्रतिदर्श बिंदु आएंगे। सिक्का है, सिक्के पे तल होता है 2 और कितनी बार उछला है, 2 बार, तो 2 की घात लगाइए, आ गया 4, यानी 4 प्रतिदर्श बिंदु वाला प्रतिदर्श समष्टि S मिलेगा। आइए लिखते हैं, 2 बार उछला है तो मैं यहाँ पर उसकी सभी घटनाओं, प्रतिदर्श समष्टि क्या होता है, प्रतिदर्श समष्टि होता है किसी भी घटना के घटित होने की सभी संभावनाओं को एक साथ लिख दीजिए, वही प्रतिदर्श समष्टि है। तो इस घटना को जो लिखा है, इसके घटित होने की कुल कितनी पॉसिबिलिटी है। देखिए, एक सिक्का 2 बार उछला तो हो सकता है पहली बार हेड आया हो और दूसरी बार भी हेड आया हो सकता है, या हो सकता है पहली बार हेड आया हो और दूसरी बार टेल आ गया हो। ये भी हो सकता है कि पहली बार ही टेल आ गया हो, दूसरी बार हेड आया हो। और एक और चीज हो सकती थी कि दोनों बार अगर हेड आ सकता है तो दोनों बार टेल भी तो आ सकता है। इसके अलावा आप सोचते रह जाओ, इसमें कोई और पॉसिबिलिटी नहीं मिलेगी। तो ये संख्या देख रहे हैं 1 2 3 4, ये कहाँ से लगा पता, इससे भी पता लग सकता है। क्लियर है, ठीक है। तो ये सब क्या है, प्रतिदर्श बिंदु कहलाते हैं। यहाँ तक बात क्लियर है। अब यहीं पे मान लीजिए 2 घटना दिया है E और F। E में दे रखा है मान लीजिए कि दोनों बार हेड आता है, और मान लीजिए F दे रखा है पहली उछाल पर, पहली
उछाल पर हेड आता है, हेड आता है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, दोनों ही घटनाओं को लिखेंगे तो यहाँ कह रहा है कि दोनों बार हेड आ जाता है, दोनों ही बार हेड आता है। तो इसमें क्या आएगा, दोनों बार हेड कब आया है, इसी में से हम लिखते हैं हमेशा सभी घटनाओं को, क्योंकि ये प्रतिदर्श समष्टि है, यूनिवर्सल का काम यहाँ पे करेगा ये। तो दोनों बार हेड यहाँ पे मिला है तो ये आ जाएगा। क्लियर। अब एफ को लिखिए। एफ कह रहा है कि पहली उछाल पर हेड आता है, पहली ही उछाल पर हेड आता है। तो इसमें से ध्यान से देखिए कि किसमें पहली उछाल पर हेड आया है। तो यहाँ इसमें देख सकते हैं दोनों ही उछालों पर हेड है, तो पहले पर भी तो हेड है, तो पहली उछाल पर भी हेड है। फिर यहाँ भी पहली उछाल पर हेड है, बाद में टेल है अलग बात है, पहले हेड है तो ये भी आ जाएगा। फिर यहाँ पे नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पहले पे तो टेल है, हेड है लेकिन दूसरी उछाल पर है, पहले पे नहीं है, तो इसमें ये आ जाएंगे। इसे मैं रिमूव कर देती हूँ। तो यहाँ तक क्लियर है, ई और एफ आ गई। अब आते हैं सप्रतिबंध प्रायिकता का यूज। मैं आपको यहाँ दिखाती हूँ कि क्या है। यदि आपसे दे दे, यदि आपको एक कंडीशन दे दे, यदि एफ पहले हो चुका है, एफ पहले घटित हो चुका हो, तब ई के होने की प्रायिकता क्या होगी, प्रायिकता बतानी है। ठीक है, तो फिलहाल इन सभी की प्रोबेबिलिटी हम लिख भी सकते हैं। अगर मैं कहूँ कि ई की ये तो घटना है, इसके घटित होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, यानी कि पीई क्या होगी, तो आप पढ़े हैं किसी भी घटना के घटित होने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, अनुकूल बटे कुल। तो अनुकूल इसकी कितनी है, एक ही आया है, इसमें एक ही पॉइंट आया है, एक ही प्रतिदर्श बिंदु आया है, और कुल कितने थे, 1 2 3 4, ये एस वाला कुल होता है। तो अनुकूल बटे कुल माने 1/4। अगर मैं पूछूं एफ के घटित होने की क्या पॉसिबिलिटी है, तो आपका जवाब होगा पी एफ बराबर क्या आएगा, अनुकूल बटे कुल। अनुकूल में इसमें 1 पॉइंट 2 पॉइंट मिला है, तो 2 बटे कुल मतलब 4, तो ये आपका 1/2 हो गया। यहाँ तक क्लियर। अब आते हैं इस पे। अगर आपसे अभी तक तो ये डाटा दिया था, इसमें मैंने कुछ नहीं किया, ये डाटा दिया था, सवाल तो यहाँ से शुरू होता है। यदि सवाल कह दे कि यदि एफ पहले घटित हो चुका है तो ई के घटित होने की क्या प्रायिकता होगी। यहाँ तो आपने ई क्या निकाल दिया है, लेकिन कब निकाला है, एस के अकॉर्डिंग निकाला है। कोई शर्त वर्त यहाँ हमने नहीं लिखा है, ना ई के लिए शर्त लिखा था ना एफ के लिए लिखा था, यहाँ शर्त था ही नहीं। लेकिन यहाँ शर्त आ गई, कह रहा है कि यदि आपको पता चल जाए कि यफ हो चुका है, यफ घटना घटित हो चुका है, फिर ई होगा, उसकी क्या पॉसिबिलिटी होगी। तो अब आपको एक और चीज पता, ये तो पता ही था, ये भी पता चल गया है कि ये हो चुका है, यानी कि पहली उछाल पर हेड आ चुका है, तब दोनों पर हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी। यानी कि यहाँ पे आपसे पूछ लिया है पी ई क्या होगी, जबकि आपको क्या पता चल चुका है, एफ पता चल चुका है। तो जो पता चल चुका होता है उसको नीचे लिखेंगे और जो लाना है वो ऊपर। यही बताता है, ये यफ बता रहा है कि ये शर्त है, क्लियर है, ये लाना है, ये आपसे पूछा है। सिंबल इसका ये होगा और भाषा इसकी ये होगी कि ई की क्या प्रायिकता होगी यदि यफ हो चुका है। तो यहाँ देखिएगा क्या आएगा, अभी पी को मैं मिटा दूं, केवल ई बाई एफ लिखूं, तो यहाँ पे आपको क्या मिलने वाला है, ध्यान दीजिए। अगर आपको पता हो गया कि ये हो चुका है, मतलब ये घटना आ चुकी है, पहले सिक्के पर हेड हो चुका है, तो दोनों पर ही, दूसरे पर भी हेड होगा, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो यहाँ आपका क्या जवाब आएगा, यहाँ देखिए दोनों में क्या है, दोनों में ही ये हो, पहले पर हेड तो आ
चुका है, यानी ये भी होगा, ये भी हो गया, लेकिन दोनों पर हेड लाना है, तो दोनों पर हेड आना है, तो इसमें तो पहले पे आ गया, लेकिन इसमें तो दोनों पे है ही नहीं, तो ये नहीं लेंगे, ये ले लेंगे, यानी कि क्या आएगा, एच एच आ जाएगा। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, ये तो इसकी क्या थी, ये तो इस घटना को हम लिखे हैं, तो प्रायिकता इसकी क्या होगी, पी ई अपॉन एफ, क्या हो जाएगा, कितनी घटना आया, कितना प्रतिदर्श बिंदु आया। हमेशा किसी भी घटना की प्रायिकता कैसे आता है, अनुकूल बटे कुल, तो अनुकूल आपका 1 है और कुल जो आपका 4 था अब वो नहीं रह जाएगा। अब ई के लिए जो कुल होगा वो एफ बन जाएगा, क्योंकि एफ वाली शर्त आपको पता चल चुका है कि ये हो चुका है। तो एफ हमें कितने थे, 1 और 2 पॉइंट थे, तो अब कुल 2 होगा। क्लियर है, तो यही है, यहीं से आता है, यहीं से फॉर्मूले की शुरुआत हुई है। किसी भी घटना को पूछेगा और दे देगा शर्त कि ये घटना पहले से हो चुकी है, तो अब टोटल जो होता है वो एस ना हो करके जो घटना पहले घटित हो जाती है वो बन जाता है। क्लियर है, अगर केवल यही पी ई पूछता तब ये ठीक था, पी एफ पूछता आप इस टोटल के हिसाब से यहाँ निकाल सकते थे, लेकिन जब शर्त दे देगा कि ये हो चुका है तब इसकी, या ये हो चुका है तब इसकी, तो यहाँ पे चीजें बदलेंगी, थोड़ी सी बदलेंगी, तब जो पहले होगा वही मेन हो जाएगा, एस की वैल्यू तब खत्म हो जाएगी। अब हम आपके फॉर्मूले पे चलेंगे, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आइए आगे बढ़ते हैं और फॉर्मूले को अब देखते हैं। उदाहरण इसलिए पहले दिया ताकि आपको चीजें पता चल सके कि आखिर कंडीशनल से क्या अंतर आ जा रहा है। फॉर्मूला आया कैसे, आइए देखते हैं। फॉर्मूला आपका क्या है, यदि घटना एफ हो चुकी हो तब ई के घटित होने की प्रायिकता, और दूसरा यहाँ पे क्या होगा, यदि घटना ई हो चुकी हो तब एफ होने की, एफ के घटित होने की प्रायिकता। ये 2 टाइप के होंगे, यानी ई हो चुका है तो एफ पूछ लेगा, एफ अगर हो चुका है तो ई पूछेगा। अब देखिए दोनों को समझेंगे अच्छे से। यहाँ पे वेन डायग्राम से इसका निबंध सबसे ज्यादा बेस्ट है, तो हम वेन डायग्राम का यूज करेंगे यहाँ पे। क्लियर है, ये आपका यू होता है, आप सभी जानते हैं, और यहाँ पे ई और एफ की चर्चा हुई है, तो ये आपकी घटना मान लो ये सर्कल जो है, ये सर्कल ई का है और ये दूसरा सर्कल जो है ये आपके एफ का है। हम पहले जो ऊपर लिखा है इसकी बात करेंगे। इसमें करें यदि घटना एफ हो चुकी है तो ई के घटित होने की प्रायिकता क्या होगी। यहाँ पहला दिया है यदि घटना एफ हो चुकी है तो ई के घटित होने की प्रायिकता क्या होगी। हालांकि ये दोनों के दोनों इस यू ना लिख के एस लिखना ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि प्रायिकता है ये, तो ये एस के अंदर ही आएंगी, जो कि अभी आपने देखा है उदाहरण में भी। लेकिन जो भी ई पे इफेक्ट पड़ेगा अब एफ की वजह से पड़ेगा, क्योंकि ये पहले हो चुका है, ये दिया है। तो ये कह रहा है कि एफ हो चुका है, मतलब कि आपको एफ का पता चल चुका है, एफ हो चुका है, तो मैंने एफ वाले एरिया को कवर कर दिया। अगर आपको ये चीज पता चल चुका है कि ये हो चुका है तो ये भी होगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो ये तो टोटल था, इसमें इतना सही ही था, इतना सही एफ की होने की प्रोबेबिलिटी थी। ये सबसे तो मतलब है नहीं, क्योंकि ये ना तो ई का पार्ट है ना तो एफ का पार्ट है, मतलब इससे और इससे था। तो यहाँ एस से टोटल से क्या ही मतलब होगा, एफ हो चुका है ये भी पता चल गया है, तो अब इसके बाद ई होगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी, एफ हो चुका ई भी होना चाहिए। तो एफ जब हो चुका है आपको पता है, तो एफ के पार्ट से बाहर का पार्ट तो आ ही नहीं सकता,
ऐसा क्यों? क्योंकि आपको ये दे ही दिया एफ हो चुका है, कंफर्म है। एफ का एरिया तो आना ही आना है, एफ का एरिया तो ये है, तो एफ के एरिया से जो बाहर है वो तो आएगा ही नहीं क्योंकि ये हो चुका है। तो एफ से बाहर का एरिया मतलब ये सारा तो नहीं आना है। फिर ये एरिया जो आप देख रहे हैं इधर, ई का बाहर का एरिया जो दिख रहा है, जो एफ के अंदर नहीं है, ये भी तो नहीं आएगा ना। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये एफ का पार्ट नहीं है। जो शर्त में कह रहा है कि एफ तो हो ही चुका है, मतलब एफ में जो भी है वो तो होना ही है। ये तो बाहर हो गया, ये तो कहीं से नहीं आया, तो फिर बचा क्या? बचा जो है वही आएगा। तो बचा कितना है? ऐसा कौन सा पार्ट है जो, चूंकि आपको निकालना है ई की प्रायिकता, देखिए एफ हो चुका है तो ई तो चाहिए, तो ई का ऐसा कौन सा पार्ट है जो अब बच गया, एफ के अंदर आ भी रहा है और बचा भी, तो वो आपको ये पार्ट दिख रहा होगा। अगर मैं इसको डॉट डॉट दिखाऊं, यहाँ ये देखेंगे, यहाँ ये जो पॉइंट भरा हुआ आपको नजर आ रहा है, ये वाला, ये ई का पार्ट भी है और ये एफ से बाहर भी नहीं है, एफ की शर्त का भी पालन कर रहा है और ई का भी है। तो ये एक्चुअल में होता क्या है, आप इसका बता सकते हैं क्या होता है? इसको कहते क्या है? यही तो ई और एफ के बीच का इंटरसेक्शन है, कॉमन हिस्सा है कि नहीं? यही कॉमन हिस्सा है ना, तो इसकी प्रायिकता हो जाएगी। और एफ आपको दिया है, हो चुका है, तो एफ तो रहना ही है, लेकिन टोटल तो नहीं आएगा। यहाँ हम क्या कहते हैं, किसी चीज की प्रायिकता आपको निकालना क्या है? पी ई बटे में एफ, यानी एफ हो चुका है तो ई होने की प्रायिकता, तो हम क्या कहते हैं? अनुकूल बटे कुल। तो अनुकूल कितना आया? जो ई और एफ के दोनों के अनुकूल है वो आपका इंटरसेक्शन आ गया। और कुल अब क्या हो गया? इस कुल से तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि ये जो कुल है वो हमारे ई और एफ का पार्ट नहीं है, तो इस कुल से मतलब नहीं है। ई और एफ के लिए चूंकि एफ पहले से हो चुका है ये मालूम है, तो अब कुल यही एफ ही तो होगा, तो यहाँ पे पी एफ हो जाएगा। यही वो फॉर्मूला है और इसी का हम यूज भी करेंगे सवालों को हल करते टाइम। क्लियर है? पहले वाले के लिए क्या फॉर्मूला आने वाला है? अगर एफ हो चुका है तो ई के घटित होने की प्रायिकता क्या होगी? दोनों के बीच जो कॉमन एरिया होगा हमेशा वही आएगा, बटे में जो पहले घटित हो चुका है। निगमन आपने वेन डायग्राम से आई होप समझ लिया होगा। थोड़ा बहुत अगर डाउट रह भी गया है तो ये दूसरा पार्ट करते टाइम क्लियर हो जाना है। आइए दूसरे पार्ट को करते हैं। ये वही वेन डायग्राम फिर बना रहे हैं हम। ये रहा एस और ये घटना आपकी रही ई और ये घटना रहा एफ। अब इस बार शर्त चेंज हो गया। शर्त कह रहा है यदि घटना ई हो चुकी हो तो एफ के घटित होने की क्या प्रायिकता होगी? इस बार ई हो चुका है, ई हो चुका है दिया है, ई वाला एरिया आप कवर कर दीजिए, ये हो चुका है, ये दिया है। चूंकि ई और एफ के बारे में पूछा है, इनके घटित होने की प्रोबेबिलिटी पूछी है, तो जितने एरिया में होंगे उसी से आएंगे। ये बाहर तो ये है ही नहीं, तो ये बाहर के एरिया से तो कोई यहाँ इशू है ही नहीं। फिर और एक चीज दे दिया, ई हो चुका है, कंफर्म है, पता चल गया है कि ई वाला पार्ट तो आएगा ही आएगा। फिर एफ का भी आएगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? तो ई वाला आएगा तो बाहर क्या जाएगा? ई के बाहर नहीं आएगा, यानी कि ई वाला आएगा, यानी कि ई के बाहर का पार्ट आना ही नहीं है। ई के बाहर के जो भी पार्ट हैं डिलीट करिए, तो ये बाहर का तो ऑलरेडी डिलीट है। यहाँ पे देखिए एफ में जो बाहर का हिस्सा है जो कॉमन नहीं है वो भी नहीं है, तो ये भी नहीं आएगा। अब फिर आएगा क्या? हमें क्या चाहिए इस बार चाहिए एफ के घटित होने की प्रायिकता यदि ई पहले से दिया हो। तो यहाँ पे ऐसा क्या है? क्योंकि ये कंफर्म है कि ये तो आना ही आना है। अब ऐसी कितनी संभावना होगी कि इसके आने के बाद एफ भी आएगा? एफ का कौन सा ऐसा पार्ट है जो इसके अंदर आ रहा है? वही तो आएगा, क्योंकि ये तो पता है कंफर्म आएगा। तो इसके भी आने की कितनी संभावना बची? केवल ये बची, ये वाला एरिया देख सकते हैं, यही है जो ई में है, क्योंकि ई ऑलरेडी दे रखा है। इतने में
पता ही नहीं है, तो यही है, ये आपका हो जाएगा E इंटरसेक्शन F है। और प्रायिकता चाहिए तो अनुकूल बटे कुल, अनुकूल इतनी है और कुल क्या है। अब चूंकि जब ये शर्त पता चल चुका है कि E है ही, तो टोटल अब S नहीं रहेगा इसके लिए, F के लिए अब S यही E बन जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा PE। तो ये वो फार्मूला है, यानी जिसको पूछेगा और जो पहले घटित हो चुकेगा, बस दो चीज आपको देखना होगा, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, एक ही तरीका मैंने यूज किया है और यही फार्मूला भी है। हमेशा शर्त वाला सवाल सभी इसी पे आ जाएंगे, बस देखना है कौन पहले हो चुका है और किसको पूछ रहा है। ऊपर दोनों का इंटरसेक्शन, नीचे जो पहले घटित हो चुका है, पहले घटित हो चुका है वही अब प्रतिदर्श समष्टि बन जाएगा, जो बाद में पूछा है उसके लिए प्रतिदर्श समष्टि S, अब प्रतिदर्श समष्टि नहीं रह जाएगा। आई होप क्लियर हो गया होगा। तो इसका फटाफट से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आज हमने चैप्टर के बैकग्राउंड को जाना और साथ में पूरा सिलेबस जाना कि इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। आइए चलते हैं, आगे बढ़े। और अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन टाइमली मिलता रहे। आइए जाने कि एक्सरसाइज 13.2 में हम किन किन चीजों का यूज करेंगे, किन किन फार्मूलों को यूज करेंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है 2 पॉइंट्स पर केंद्रित रहेगा। कौन कौन सा पॉइंट है? पहला तो आपका बहुत महत्वपूर्ण है, प्रायिकता का गुणन नियम। पहले हम इस पे चर्चा करेंगे प्रायिकता के गुणन नियम पर। इस पे भी सवाल है बहुत ज्यादा। और आज का जो क्लास का सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है वो है स्वतंत्र घटनाएं। स्वतंत्र घटनाएं यानी कि इंडिपेंडेंट इवेंट्स। दोनों ही पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है अगली प्रश्नावली को करने के लिए और बहुत आसान है, नई चीजें नहीं है इसमें। जो भी आपने पिछले एक्सरसाइज में फार्मूला पढ़ा है उसी में थोड़ा सा बदलाव करने हैं, बाकी ये चीजें भी वही है। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे प्रायिकता का गुणन नियम और स्वतंत्र घटनाएं क्या होता है और इसके एक उदाहरण भी देखेंगे। उसके बाद अगले क्लास में एक्सरसाइज। तो सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे प्रायिकता का गुणन नियम। तो पहले हम चर्चा करेंगे प्रायिकता के गुणन नियम पर। प्रायिकता का गुणन नियम क्या है? कोई नई चीजें नहीं है, जो पुराना फार्मूला आपने पढ़ा है वही है। पुराना मतलब क्या? हमने अभी पिछले प्रश्नावली के लिए किस फार्मूले का प्रयोग किया? सप्रतिबंध प्रायिकता का, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का। याद है आपको? आपने क्या फार्मूला यूज किया था? अगर मान लीजिए दो इवेंट है A और B, दो घटनाएं हैं तथा A घटित हो चुकी हो तब B के घटित होने की प्रायिकता। ये आपने यूज किया था ना फार्मूला कि दो घटनाएं A और B अगर दी गई है और ये दिया गया हो कि घटना A घटित हो चुका है तो B के घटित होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ B अगर A दे दिया गया हो, यानी कि अगर A घटित हो चुका है तो B के घटित होने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? तो आपने क्या पढ़ा था? दोनों का इंटरसेक्शन P, नीचे वाले और ऊपर वाले का इंटरसेक्शन बटे नीचे वाला जो कंडीशन है यानी कि PA। ये पढ़ा था या नहीं पढ़ा था? साथ में इसी का उल्टा एक चीज पढ़ा था। अगर A दे दिया है, A घटित हो चुका है, तब B के घटित होने की प्रायिकता, तथा अगर यही मैं बढ़ा दूं, यदि B हो चुका हो तब A के घटित होने की प्रायिकता।
क्या होगी, यहाँ पे मैं दोनों को लिखती हूँ। अगर बी हो ए हो चुका है तो बी के घटित होने की प्रायिकता आपने ये पढ़ा था। अगर यही उल्टा हो, बी घटित हो चुका है तो ए के घटित होने का क्या होगा, पी, यानी कि ए का पूछ रहा है इस बार, बी इस बार घटित हो चुका है। तो हमने क्या पढ़ा था, तभी यही पढ़ा था, दोनों का इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी और बटे में नीचे वाला जो शर्त है, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था। तो ये तो हमने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में जान लिया था। अब इसमें क्या जानना है, तिरछे गुणा लगा देना है। हमें चाहिए ए इंटरसेक्शन बी। अगर ये निकालना है तो क्या हम इसका तिरछे गुणा इधर कर देंगे इस साइड में, तो यही काम कर दें अगर हम, यानी कि यहाँ पी ए इंटरसेक्शन बी निकाल दें तो ये तिरछा गुणा हो जाएगा इधर, तो ये बन जाएगा पी ए इंटू पी बी बटे में ए। यही है वो फॉर्मूला जिसका हम एक्सरसाइज 13.2 में यूज करने वाले हैं। यहाँ भी वही खेल है, अगर हम दोनों का इंटरसेक्शन निकालें तो इसका तिरछे गुणा हो जाएगा। यहाँ से क्या मिलेगा, अगर हम पी ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू निकालें तो ये आ जाएगा पी बी इंटू पी ए बाई बी। इज दैट क्लियर? ये है आपका, चाहे ये कहो चाहे ये कहो, दोनों का एक ही मतलब है। हाँ, डिपेंड ये कर रहा है कौन पहले दे दिया है कौन बाद में दे दिया है। अगर यहाँ पे ए और बी के घटित होने की, यहाँ पे ध्यान दीजिए, इंटरसेक्शन का मतलब मैंने क्या बताया था, ए और बी घटना ए और बी। चूंकि हम जानते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी का क्या मतलब होता है, मतलब होता है ए तथा बी। हम लोग जानते हैं ना कि इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, ए तथा बी, ए और बी। तो यहाँ पे इसको हम ये ना कह करके ये भी कह सकते हैं पी ए बी, कह सकते हैं कि नहीं। जब ये ए तथा बी को ही ए बी कहते हैं, यानी ए और बी, तो इसको कहेंगे पी ए बी बराबर पी ए इंटू पी बी बटे ए भी बोल सकते हैं, अगर आपको ये बात समझ में आ रही है। ठीक है, तो यही वो फार्मूला है। प्रायिकता का गुणन नियम मतलब दो घटनाओं के घटित होने, एक के बाद एक घटित होने की क्या प्रायिकता होगी, यानी ये और ये, यानी ए के किसी घटना में देखिएगा यहाँ पे क्या है, ए के बाद बी, यानी ए और बी के घटित होने की प्रायिकता क्या होगी, पहले ए के घटित होने की प्रायिकता लिखेंगे, उसके बाद उसमें गुणा करेंगे, ए के बाद जो घटित होगी उसके लिए तो ये कंडीशन बन जाएगा ना। अब चूंकि ए घटित हो चुका पहले, फिर बी घटित हो रहा है, यानी कि ए तो लिख दिया, लेकिन दूसरा जब बी घटित होगा तो उसमें ए भी घटित हो चुका होगा, तो ये घटित हो चुका होगा, तो ये यानी यहाँ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होगा, यहाँ विदाउट कंडीशन की होगा। यहाँ से भी वही सेम ही मिलेगा आपको, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे भी पी ए बी हो जाएगा पी बी इंटू पी ए बटे बी। तो ये है फार्मूला, कुल मिला के कॉन्सेप्ट तो ये है, कुल मिला के कॉन्सेप्ट तो अपना ये है फार्मूले का। प्रायिकता का गुणन नियम यही है कि दो घटनाएं के एक के बाद एक अगर घटित हो रही है तो ए तथा बी या ए और बी के घटित होने की क्या प्रायिकता होगी, तो पहले जो घटित हुआ उसका गुणे दूसरा तो इसके बाद घटित हो रहा है ना, तो ये उसके लिए शर्त बन जाएगा, और ये शर्त बन जाएगा तो पी बी बटे आएगा पिछली प्रश्नावली के कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के हिसाब से, और दोनों का गुणा हो जाता है। ठीक है, तो यही प्रायिकता का गुणन नियम कहलाता है। तो मुझे ये आशा है कि आपको थोड़ा थोड़ा तो ये बातें दिमाग में बैठी होंगी, क्योंकि हमने पुराने फार्मूले से ही निकाला है, कोई नई चीजें नहीं करी है। अब हम इसको समझेंगे एक उदाहरण से, क्योंकि जब तक उदाहरण आपको समझ में नहीं आएगा तब तक सवाल के फार्मूले को आप कभी समझ नहीं पाएंगे। एक उदाहरण को समझाएंगे, उसके बाद फार्मूला अपने आप आपके दिमाग में सेट होगा। तो इसी के लिए एक उदाहरण लेते हैं। आइए अब एक उदाहरण से देखते हैं कि आखिर जो फार्मूला हमने यूज किया है वो कैसे आया होगा। इस सवाल में आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। क्या दिया है, एक बॉक्स में 5 लाल और 4 काली गेंदें हैं। दिया है एक बॉक्स में 5 लाल और 4 काली गेंदें हैं, तब 2 लाल गेंद बिना प्रतिस्थापित किए निकालने की प्रायिकता क्या होगी। अब एक ही नहीं, 2 लाल गेंद निकाली जा रही है और बिना प्रतिस्थापित किए, यानी एक के बाद जब एक गेंद निकल जा रही है तो दूसरी गेंद को जब निकालना है तो
पहली गेंद को वापस से उस बॉक्स में नहीं रखा जा रहा है, तो दोनों को निकालने की प्रायिकता क्या होगी। तो इन सवालों में हम यूज करेंगे प्रायिकता के गुणन नियम का। ध्यान से देखिएगा, हम यहाँ पे दिया है हमें 5 रेड की बॉल है और 4 आपके पास ब्लैक बॉल है, कुल मिला के आपके पास कितनी आ जाएगी, 9 बॉल्स आपके पास है, 9 गेंद है, 9 गेंद दिया है। अब आपसे कह रहा है कि लाल गेंद निकालनी है। अभी हम फार्मूले का यूज नहीं करने वाले हैं, हम बिना फार्मूले के इसको लगाएंगे ताकि आपको फार्मूला आया कैसे ये पता लगे। तो यहाँ 9 गेंद टोटल है और हमें 2 लाल गेंद निकालना है बिना प्रतिस्थापित किए। तो अगर हम कहें 2 लाल गेंद निकालने, 2 लाल गेंद निकालने की प्रायिकता एक्चुअल में क्या होगी, ध्यान से समझिएगा। तो पहले तो आपने क्या करा है, पहला गेंद निकाला होगा लाल गेंद। तो अगर पहली गेंद निकालेंगे तो आपके पास कुल 9 गेंद में से लाल निकालने की कितनी प्रोबेबिलिटी होगी, पहली गेंद लाल, तो टोटल 5 लाल गेंद है, तो लाल तो 5 में से ही आएगा ना, 9 में से थोड़ी ना आएगा। तो यहाँ पे 5 लाल में से 5 ही हो सकता है और टोटल गेंद निकाल कितने थे, 9, तो 5/9 हो जाएगा किसके लिए, पहली लाल गेंद के लिए। अब आपको एक ही गेंद थोड़ी ना निकालना है, दूसरी भी लाल गेंद निकालनी है। तो अब इसके निकल जाने के बाद दूसरी गेंद भी लाल निकले, इसकी क्या प्रायिकता होगी, तो इसमें गुना हो जाएगा किसका। अब चूंकि लाल गेंद ही निकालना है, तो अब लाल गेंद कितनी थी, 5 थी, एक तो आप निकाल चुके हो ना, तो वो गेंद वापस से थोड़ा रखा नहीं है, तो अब लाल गेंद आपके पास कितना बच गया, 4। और कुल गेंद में से भी तो एक गेंद अब कम हो चुका है ना, कुल गेंद में से एक गेंद कम हो चुका है, तो 9 में से आपके पास अब केवल 8 गेंद बचेगा। अब दोनों के निकलने की प्रायिकता यहाँ पे क्या मिल रही है आपको, ये क्या मिले, आप इसका गुणा कर देंगे, ये आपका आंसर आ जाएगा, ये आपका 1/2 हो जाएगा और हो जाएगा 5/18 इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ आंसर का मसला नहीं है, मामला तो ये है ये समझने का कि ये गुणा क्यों हुआ, ये गुणा कैसे हुआ। तो पहला निकला ये आया, दूसरे के लिए जब दूसरा गेंद मैंने निकाला तो क्या अभी भी वही चीजें रही, उसके लिए भी नहीं रही, उसके लिए अब इस शर्त का इसके हिसाब से इसके मान बदल गए। यानी कि ये तो पहले बिना शर्त के था, लेकिन ये इस शर्त की वजह से चेंज हो गया, तो यहाँ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी वाला इसीलिए तो लगा था। अब इसी को अगर मैं लैंग्वेज में लिखती, तो मैं यहाँ पे इसी को लैंग्वेज में लिख के आपको बताऊं, तो पहली गेंद लाल हो, पहले लाल को अगर हम पहली लाल गेंद को हम किससे, लाल को ए से दर्शा रहे हैं, तो हम पहली गेंद यानी PA के निकालने की प्रोबेबिलिटी कितनी लिखते, आपका 5/9 होता। अब फिर से आप एक और लाल गेंद निकालने जा रहे हो, तो यानी कि PA तो था, दूसरा भी लाल है, तो AA हो जाएगा। तो पहले वाले के लिए तो PA तो था ही, दूसरे वाले के लिए जो दूसरा A आप निकाल रहे हैं उसके लिए पहले वाला A आपका शर्त बन जाएगा, ठीक है। या दूसरे वाले लाल गेंद को आप B मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, दूसरे लाल को आप B मान लो, तो यहाँ पे कोई दिक्कत की बात नहीं, B हो जाएगा। तो यहाँ पे PA आपके पास कितना आया था, 5/9 आया था, दूसरे वाले के लिए B के लिए यानी B दूसरी लाल गेंद है, तो अब 4 ही गेंद बची थी और A आपके पास पहले वाला क्या था, पहले की तुलना में बदल गया है, अब 4 ही गेंद बची थी और ये 8 हो गया, यानी कि अब कंडीशन इसका बदल गया, तो यहाँ से आपका वही आंसर आएगा। तो इतनी बातें आपको क्या समझ में आ गई हैं कि बस हमें क्या करना है, पहले वाले को बिना शर्त के रख देना है और फिर अगले वाले में इस शर्त के हिसाब से रख देना है। तो बस ये कॉन्सेप्ट इसका था और इस वजह से हमने पहले आपको फार्मूला कराया, बाद में इसका उदाहरण भी करा दिया। अब हम मेन टॉपिक एक और है इसका, स्वतंत्र घटनाएं, इस पे चलते हैं, उस पर भी थोड़ा चर्चा कर लेंगे, फिर बेसिक कॉन्सेप्ट की क्लास समाप्त हो जाएगी। आइए बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट है स्वतंत्र घटनाएं, इंडिपेंडेंट इवेंट्स। इसके फार्मूले पे चले उससे पहले एक उदाहरण मैं आपको कराऊंगी
और उदाहरण के बाद फार्मूला मुझे बताने की जरूरत ही नहीं रह जाएगी, आप समझ जाएंगे अच्छे से। यहाँ मैं दो तरीके से एक स्टेटमेंट लिखती हूँ। एक पासा उछाला गया, एक पासा उछाला गया, उछाला गया, एक पासा उछाला गया। अब यहाँ पे एक पासा जब भी उछलेगा तो आप जानते हैं प्रतिदर्श समष्टि आपके पास क्या निकल के आएगा। एक पासा जब उछलता है तो 1 2 3 4 5 और 6 में से कोई भी आ सकते हैं। अब मान लीजिए आपको एक घटना ए दे दिया है, ए दिया है आपको कि सम संख्या आता है, पासे पर सम संख्या आना, संख्या आना। तो फिर ए के अंदर क्या आएगा? अगर ए में केवल सम संख्या आ रही है तो 2 आ सकता है, 4 और 6 आ सकता है। इसी तरह मान लीजिए एक और घटना बी दे रखा है और ये क्या दे दे? विषम संख्या आना, विषम संख्या आना, विषम संख्या का आना। तो बी में क्या आ जाएगा? बी में आपके पास 1 आएगा, 3 आएगा और 5 आ जाएगा। अगर ये चीजें दी है, पासा उछला, ए दिया है कि सम संख्या आना और बी दिया है कि विषम संख्या आना। अब मैं यहाँ कहूँ कि यदि ए हो चुका है, यदि ए हो चुका है तब बी के होने की प्रायिकता क्या होगी? ध्यान से समझिएगा इस बात को। अगर यहाँ पे मैं पूछूं बी के होने की प्रायिकता क्या है, यहाँ पे इस शर्त के बाद भी बी की प्रायिकता निकालेंगे और इस शर्त के पहले भी। तो घटना बी के घटित होने की प्रायिकता अगर मैं पूछूं तो क्या होगा? अनुकूल बटे कुल से आप निकाल सकते हैं। इसमें अनुकूल, यहाँ पीबी क्या आएगा? बी के, अभी कोई शर्त नहीं दिया है तब पीबी क्या आएगा? तो अनुकूल में 3 है और कुल आपके पास एस होता है 6, यानी कि 1/2 इसकी प्रोबेबिलिटी आई बी की। लेकिन एक शर्त दे दिया, यदि ए हो चुका है तब बी के होने की प्रायिकता क्या होगी। अब यहाँ पे आपको बी का ही पूछा है, लेकिन ये भी दे दिया है कि ए के होने के बाद बी का क्या होगा। तो अब आप जानते हैं कि जब ए के होने के बाद बी यानी होता है तो पी ए इंटरसेक्शन बी भी निकालते हैं और बटे में पी ए निकालते हैं, क्योंकि ये शर्त वाला आपने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में पढ़ा था। तो अब इंटरसेक्शन क्या कॉमन है आपका? ए और बी में कुछ कॉमन है, यहाँ 2 4 6 है, 1 3 5 है। कॉमन तो हमें 0 मिल गया और कॉमन 0 मिल गया तो पी ए का मान कुछ भी हो, यहाँ पे मान तो 0 मिल जाना है। तो यहाँ पे अब बी के घटित होने की प्रायिकता 0 हो गई, जबकि यहाँ पे क्या थी? 1/2 थी। इसी केस को थोड़ा सा पलट देते हैं। यहाँ पर भी एक दूसरा एग्जांपल मैं लेती हूँ। यहाँ पे मैं कह दूँ कि एक पासा उछाला जाता है, एक पासा उछाला गया, तो आप जानते हैं कि ऐसा आपके पास होगा 1 2 3 4 5 और 6। अब मान लीजिए ए आपके पास दिया है, यहाँ ई और एफ मान लेते हैं, थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, या वही ए और बी ही मान लेते हैं, यहाँ ए और बी ही माने। मान लीजिए यहाँ पे ए आपको क्या दे रखा है? यहाँ ए में दे दिया है सम संख्या, सम संख्या, सम संख्या, सम संख्या आना। सम संख्या आएगा तो ए में कौन कौन आ जाएगा? वही 2, वही 3, वही 4, वही 3 नहीं आएगा, वही 2, वही 4, वही 6 आ जाएगा। और बी में इस बार मैं बी को थोड़ा सा चेंज कर देती हूँ। बी में विषम संख्या ना देके आपको दे दे 3 का गुणज आना, 3 का गुणज आना, 3 का गुणज आना। अब यहाँ देखेंगे बी में अब क्या आ जाएगा? 3 का गुणज कौन कौन है? 3 का गुणज खुद 3 है और 6 है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आपसे पूछूं कि बी की प्रायिकता क्या होगी शर्त से पहले और शर्त के बाद में। तो पहले अगर बी की प्रायिकता पूछे यानी कि पीबी यहीं पे पूछे तो अनुकूल बटे कुल, अनुकूल में 2 है और कुल आपका 6 है, तो कितना आएगा? 1/3 आ गया। लेकिन यदि दे दे
यदि A हो चुका हो तब भी के होने की प्रायिकता। अब देखिए केस बदल जाएगा, यानी कि अब P B बटे A आ जाएगा। यहाँ पे P A इंटरसेक्शन B और बटे P A होता है, फॉर्मूला आपने पढ़ा है। तो अब यहाँ भी B की ही प्रायिकता है, यहाँ भी, लेकिन यहाँ पे शर्त से पहले, यहाँ शर्त से बाद। तो A के हो जाने के बाद B में क्या हुआ, आप देखेंगे दोनों का इंटरसेक्शन क्या है, A और B में कुछ कॉमन है क्या? A और B में इंटरसेक्शन में कॉमन है, तो 3 तो कॉमन नहीं है, 6 कॉमन है। एक अंक कॉमन है, तो इसकी प्रायिकता क्या होगी, 1 बटे कुल बने 6। और PA कितना होगा, अगर A की प्रायिकता निकाले यहाँ से PA, तो क्या आएगा, अनुकूल बटे कुल यानी 3 बटे 6, यहाँ से 1 बटे 2, तो यहाँ आप देखेंगे तो 2 बटे 6 यानी कि 1 बटे 3 ही उत्तर आया, 1 बटे 3 ही उत्तर आया। हमने शर्त लगा दिया तो भी वही आया, और हमने शर्त नहीं लगाया था तो भी वही आया। और यहाँ क्या दिखा, यहाँ पे शर्त से पहले कुछ और आया और शर्त के बाद कुछ और आया। तो इन दोनों चीजों से आपको क्या देखने को मिला, इन दोनों घटनाओं से ये देखने को मिला कि यहाँ पे A के बदलने से B बदल जा रहा है, और यहाँ पे A के हो जाने से B पे कोई असर हो ही नहीं रहा, पहले जो है वही बाद में है। तो जब असर होगा, यहाँ अतः कहेंगे A तथा B आश्रित घटनाएं हैं। आश्रित क्यों है, A की वजह से B बदल जा रहा है, यानी A B पर डिपेंड है, या B बदल रहा है A की वजह से, यानी B डिपेंड कर रहा है A पर, तभी तो बदल रहा है, नहीं तो कुछ असर ही नहीं होता। तो यहाँ पे आश्रित घटना है, जबकि यहाँ B पहले जो था A के हो जाने के बाद भी B पे कोई असर नहीं हुआ, तो यहाँ कहेंगे A तथा B क्या है, स्वतंत्र घटनाएं हैं। आई होप आपको ये बात अच्छे से समझ में आई होगी कि स्वतंत्र घटना क्या है। जब किसी घटना के होने से दूसरी घटना पे कोई असर ना हो तो स्वतंत्र घटना होगा, अगर असर हो रहा है तो आश्रित घटनाएं हैं। तो यहाँ पे ये स्वतंत्र घटना का कॉन्सेप्ट था। इसके फॉर्मूले को देखते हैं, जल्दी से इस एग्जाम्पल का अच्छा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब यहीं पे थोड़ा सा और देख लेंगे। अब जो घटनाएं स्वतंत्र हैं उनमें क्या होगा, आपने देखा कि PB बटे A भी वही आ गया जो PB था, ये भी वही आ गया जो क्या था, जो एक्चुअल में PB था। यानी यहाँ से हम कह सकते हैं, अगर हम इसका तिरछा गुणा करें यहाँ पे इस वाले लाइन का, तो क्या मिलेगा, PA इंटरसेक्शन B आपको क्या मिलता नजर आ रहा है, PA इंटू PB बटे में A। क्या ये बात क्लियर है? यहाँ पे इसी का तिरछी गुणा कर दिया हमने, ये निकाला तो इसका इसमें गुणा होगा, और अभी आपने देखा कि इसका मान भी PB के बराबर ही हो जा रहा है, यानी कि इसके जगह पे हम PB रख देंगे। तो यहाँ से निकल के फॉर्मूला आता है PA इंटरसेक्शन B बराबर PA इंटू PB, क्योंकि ये असर नहीं हो रहा है, वही आ जा रहा है, क्योंकि A की वजह से B पे कोई असर नहीं हो रहा है, यानी B बटे A भी जो मान आ रहा है PB के बराबर आ रहा है, तो B बटे A की जगह पे हम PB रख सकते हैं। तो यही कौन स्वतंत्र घटना का फार्मूला है। जब दो घटनाएं A और B स्वतंत्र होंगी तो A और B के घटित होने की प्रायिकता सीधे पहले की प्रायिकता में दूसरी की प्रायिकता का गुणा कर देंगे, क्योंकि कंडीशन तो इस पे असर होना ही नहीं है, इसके वजह से इस पे असर नहीं होगा, तो सीधे इसकी प्रायिकता और इसकी प्रायिकता का गुणा हो जाएगा। तो ये दो फार्मूले हमने किया, स्वतंत्र घटना पे किया और प्रायिकता के गुणन नियम पे किया। ये दोनों ही कॉन्सेप्ट प्रश्नावली 13.2 के लिए बहुत जरूरी था। हमने बेज प्रमेय क्या है जानेंगे, और संपूर्ण प्रायिकता यानी कि टोटल प्रोबेबिलिटी क्या है, ठीक है। प्रैक्टिकल तरीके से कह लीजिए, प्रैक्टिकल तरीके से हम इसका निगमन निकालेंगे। बुक में कैसा भी दिया है वो तरीका भी मैं बता दूंगी, अगर आप लोग चाहेंगे तो आगे मैं उस तरीके से भी बता दूंगी, लेकिन एक प्रैक्टिकल तरीके से आज हम इसको देखेंगे। आइए हम जानेंगे। सबसे पहले हम बेज प्रमेय और टोटल प्रोबेबिलिटी है क्या। टोटल प्रोबेबिलिटी मतलब संपूर्ण प्रायिकता। संपूर्ण प्रायिकता एक पार्ट है बेज प्रमेय का, यानी बेज प्रमेय को हम पढ़ने जा रहे हैं और रास्ते में हमें संपूर्ण प्रायिकता भी मिल जाएगा।
यानी दोनों ही एक दूसरे से जुड़ा हुआ टॉपिक है। बेज प्रमेय पढ़ेंगे तो उसकी पहले टोटल प्रोबेबिलिटी पड़ेगी, यानी दोनों से मिलकर बेज प्रमेय बना है। संपूर्ण प्रायिकता बेज प्रमेय के अंदर ही छिपी हुई है। तो सबसे पहले मैं एक उदाहरण आपको बताऊंगी। पूरा का पूरा बेज प्रमेय हम एक उदाहरण के माध्यम से सॉल्व करने वाले हैं, यानी कि पूरा बेज प्रमेय का निगमन ही एक एग्जांपल से हम करेंगे। एक एग्जांपल के साथ हम यहाँ पे दे देते हैं आपको एक बॉक्स है। यहाँ पे मान लीजिए ये बॉक्स नंबर 1 है, बॉक्स 1 है, और यहाँ पे एक बॉक्स दे दिया है, ये बॉक्स नंबर 2 है, ये बॉक्स नंबर 2 है। अब प्रायिकता में कितने प्रकार के अभी तक आपने सवालों को पढ़ लिया है, या फिर एक बॉक्स पे कितने तरीके के सवाल बन सकते हैं। आइए हम मानते हैं इस बॉक्स के अंदर कितनी गेंदें हैं। इसमें मान लीजिए 5 लाल गेंद है, 5 लाल गेंद है, और प्लस 4 मान लीजिए काली गेंद है। और बॉक्स नंबर 2 में मान लेते हैं कि 6 लाल गेंद है और 4 काली गेंद है। ये दो बॉक्स अपने पास हैं, एक बॉक्स 1 है, एक बॉक्स 2 है। बॉक्स 1 में 5 लाल और 4 काली गेंद है, बॉक्स 2 में 6 लाल और 4 काली गेंदें हैं। इन पे कितने तरीके से प्रायिकता में सवाल बन सकते हैं, आइए उन सवालों पे डिस्कस करें। एक क्वेश्चन ये बन सकता है, क्वेश्चन ये बन सकता है पहला क्वेश्चन कि बॉक्स फर्स्ट से एक लाल गेंद निकालने की प्रायिकता दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है, क्वेश्चन नंबर 2 बन सकता है बॉक्स नंबर 2 से एक लाल गेंद निकालने की प्रायिकता, लाल गेंद निकालने की प्रायिकता। आज हम जानेंगे कितने प्रकार से सवाल बन सकते हैं इस पे। दूसरा क्या है, तीसरा मान लीजिए क्वेश्चन आपका पूछ ले एक लाल गेंद निकालने की प्रायिकता, और चौथा क्वेश्चन आपसे मान लीजिए पूछ ले, ये तीसरा था, चौथा क्वेश्चन पूछ ले कि यदि यह ज्ञात हो कि एक लाल गेंद निकाली जाती है, एक लाल गेंद निकाली गई है, तो इसके बॉक्स। आइए इन चारों प्रश्नों का उत्तर देते हैं, और इन चारों प्रश्नों से आपको आइडिया लग जाएगा कि बेज प्रमेय में आखिर हम करने क्या वाले हैं। ध्यान दीजिए, इस प्रश्न का उत्तर आपने क्लास 11 में देना सीख लिया था, साथ में इन प्रश्नों का उत्तर हमने सहप्रतिबंध प्रायिकता में सीखा। लेकिन लास्ट प्रश्न जो है ये बिना बेज प्रमेय का नहीं लगेगा, इसमें ही बेज प्रमेय का कॉन्सेप्ट छिपा हुआ है। बेज प्रमेय में आपको बता दूं तो ये इसको कहते हैं प्रतिलोम प्रायिकता, ये प्रतिलोम प्रायिकता कहलाता है। इसको मैं यहाँ बता दूं तो ये प्रतिलोम प्रायिकता है। प्रतिलोम का अर्थ होता है उल्टा, विपरीत प्रायिकता। विपरीत क्यों है, हर बार जनरली आपसे क्या पूछ रहा था कि बॉक्स मान लीजिए एक बॉक्स 1 है, एक बॉक्स 2 है, इसमें 5 लाल और 4 काली गेंद है, इसमें 6 लाल और 4 काली गेंद है। तो जनरली क्या है, प्रायिकता पूछने में क्वेश्चन जनरली क्या पूछेगा, अगर प्रतिलोम नहीं होगा तो पूछेगा बॉक्स 1 से लाल गेंद निकालने की प्रायिकता, या बॉक्स 2 से एक लाल गेंद निकालने की प्रायिकता। तो ये सीधा सीधा पूछ रहा है, प्रतिलोम नहीं है। या फिर पूछ ले एक लाल गेंद निकालने की प्रायिकता, तो ये भी सीधा सीधा ही है। लेकिन अगर आप लास्ट वाला क्वेश्चन देखेंगे तो लास्ट वाले क्वेश्चन में दिया है यदि यह ज्ञात हो कि एक लाल गेंद निकाली गई है, यानी जो काम करना था यहाँ वो तो पहले ही दे दिया है, निकाली गई है, तो इसके बॉक्स 1 से निकाली गई है, इस बात की क्या प्रायिकता है।
यानी कि गेंद तो निकल गई लाल गेंद, लेकिन उस बॉक्स एक से निकाली गई थी, इसकी क्या प्रायिकता है? यानी कि यहाँ क्या है? प्रतिलोम है। पहले रिजल्ट दे रहा है, फिर आपको पीछे ले जा रहा है, बॉक्स के बारे में बाद में पूछ रहा है। जबकि जनरली होना चाहिए कि पहले बॉक्स चुना जाएगा फिर ना गेंद निकलेगी, लेकिन यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन में क्या है? पहले आपको पता चल रहा है कि गेंद लाल निकल रही है, उसके बाद पता करना है कि बॉक्स कौन सा था। तो ये उल्टा है, इसलिए इसको आप प्रतिलोम प्रायिकता यानी कि रिवर्स या इनवर्स प्रोबेबिलिटी भी बोल सकते हैं बीज प्रमेय को। अब इन सभी का आंसर निकालना हो तो आप कैसे निकालेंगे? पहला क्वेश्चन में कह रहा है बॉक्स 1 से लाल गेंद निकालनी है, तो यहाँ बॉक्स तो क्लियर है, तो बॉक्स 2 की यहाँ कोई चर्चा ही नहीं है। तो बॉक्स 1 से लाल गेंद, तो लाल टोटल 5 गेंदें हैं, तो 5 में से कोई भी निकल सकती है, और अनुकूल बटे कुल, तो कुल गेंद 5 और 4 9 है, तो 5 बटे 9 हो जाएगी प्रायिकता। दूसरे प्रश्न का उत्तर कह रहा है बॉक्स 2 से एक लाल गेंद निकालने की प्रायिकता। इस बार बॉक्स 2 की चर्चा है, तो बॉक्स 1 को हम नहीं छेड़ेंगे। तो बॉक्स 2 से अगर लाल गेंद निकालना है तो 6 लाल है, तो 6 में से कोई भी है, अनुकूल परिस्थितियां 6 लाल है, और कुल अनुकूल बटे कुल माने 6 4 10 कुल गेंदें हैं, तो 6 बटे 10 यानी कि कट जाएगा 3 बार में और 5 बार में, तो 3 बटे 5 इसकी प्रायिकता हो जाएगी। आराम से आ गया। सवाल नंबर 3 में थोड़ा सा लॉजिक है। क्या लॉजिक है? करे एक लाल गेंद निकालने की प्रायिकता। अब यहाँ पे थोड़ा सा सोचना है कि एक लाल गेंद निकालना है, बॉक्स अपने पास 2 है, तो लाल गेंद तो बॉक्स 1 में भी है, बॉक्स 2 में भी है, तो दोनों में से किसी में भी से निकल सकती है। तो पहले आपको यहाँ लाल गेंद निकालने के लिए बॉक्स चुनना पड़ेगा कि बॉक्स 1 पहले चुना जाए और उसकी लाल गेंद हो, या बॉक्स 2 चुना जाए तब उसकी लाल गेंद हो। तो यहाँ 2 मिल जाएगा आपको, यानी कि ऐसे पहले आपको बॉक्स मान लीजिए फर्स्ट से लाल गेंद निकाल रहे हैं तो भी मिलेगा, और दूसरा इसमें प्रोबेबिलिटी हो सकता है बॉक्स 2 से लाल गेंद। तो ये टोटल आएगा इसका आंसर कैसे निकलेगा? बॉक्स 1 कैसे चुना जाएगा? 2 बॉक्स हैं, तो दोनों में से एक चुने जाने की प्रोबेबिलिटी आधा होती है, क्योंकि दोनों प्रायिकता क्या है? दोनों की बराबर बराबर है, तो बॉक्स 2 है तो आधा आधा प्रोबेबिलिटी है दोनों की। बॉक्स 1 चुना जाएगा, इसकी भी प्रायिकता 1/2 है, बॉक्स 2 चुना जाना भी उसकी भी प्रायिकता 1/2 है। तो बॉक्स 1 को चुना, अब हम इसमें से चुनने रहे हैं लाल गेंद। तो लाल गेंद कितनी है? 5 गेंदें हैं, और कुल कितनी है? 9 गेंदों में से ये हो जाएगा। अब प्लस बॉक्स 2 की चुने जाने की प्रायिकता भी 1/2 है, और लाल गेंद है, इसकी प्रायिकता क्या होगी? लाल 6 गेंदें थी और बटे में कुल यानी 10। ये इस वाले में एक लाल गेंद निकालना था, क्लियर नहीं था किस बॉक्स से है, तो आपको पॉसिबिलिटी बॉक्स 1 की भी बराबर ही है, बॉक्स 2 की भी बराबर है। तो पहले बॉक्स चुनना हो सकता है बॉक्स 1 से लाल गेंद हो, और हो सकता है बॉक्स 2 से है। तो लाल गेंद की टोटल इसकी प्रायिकता और इसकी प्रायिकता को जोड़ देंगे तो आएगा, यानी पहले बॉक्स चुना, फिर इसमें जो गेंदें हैं उस पर लाल की प्रायिकता, या फिर बॉक्स 2 चुना, उसके लाल गेंद होने की प्रायिकता, तो ये दोनों का सम यहाँ पे आता है, यानी बॉक्स और उनकी गेंदों दोनों की प्रोबेबिलिटी को जोड़ के आता है, क्योंकि इसमें क्लियरिफाई नहीं किया है कि किस बॉक्स से हमें निकालना है। तो ये वाला जो है ना, यही आपका टोटल प्रोबेबिलिटी कहलाता है। आगे इसका हम फार्मूला यही से लेंगे। टोटल प्रोबेबिलिटी में क्या होता है? बॉक्स उसके जो भी कंडीशन पूछी है उसकी प्रायिकता प्लस दूसरे बॉक्स की चुनने की प्रायिकता, और फिर जो उसमें से पूछा गया, यानी यहाँ गेंद पूछा गया लाल गेंद, तो लाल गेंद निकला। हर क्वेश्चन गेंद का तो होगा नहीं, लेकिन चीजें यही से लेंगे, यानी कि कहाँ से चुनी जा रही है, पहले उस चीज को, उसके बाद जो चीज पूछा जा रहा है उसको। तो ये टोटल जुड़ के जो आता है इसी को कहते हैं संपूर्ण प्रायिकता। आगे इसको फार्मूले में हम कन्वर्ट करेंगे। फिलहाल हम चौथे क्वेश्चन का आंसर यहाँ दे लें ताकि बेज प्रमेय भी आपका थोड़ा सा क्लियर हो जाए। कह रहा है यदि यह ज्ञात हो गया हो कि एक लाल गेंद निकाली गई है, यानी अब आपको पता है कि जो गेंद निकाली जा रही है वो रेड कलर की है, तो कह रहा है बॉक्स 1 से निकली थी, इस बात की क्या प्रायिकता है? यानी लाल गेंद तो निकल गई, अब वो बॉक्स 1 से ही निकली थी, इसकी क्या प्रायिकता है? तो यहाँ पे कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपका सह प्रतिबंध प्रायिकता जैसा ही हो गया।
सह प्रतिबंध प्रायिकता एक्सरसाइज पहले वाला 13.1 के लिए जो बेसिक कॉन्सेप्ट था उसमें मैंने कराया था, और कहीं ना कहीं वही आपसे पूछ लिया है। यहाँ पे उस टाइप का ही फॉर्मेट यहाँ बन रहा है, ठीक है। तो अगर आपने सह प्रतिबंध प्रायिकता की क्लास नहीं लिया है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, इस पूरे चैप्टर की प्लेलिस्ट वहाँ से मिलेगी। जो भी क्लास आपका मिस हुआ है वहाँ से आप अटेंड करके पूरे चैप्टर को कंप्लीट कर सकते हैं। साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं। आइए देखते हैं कैसे होगा। सह प्रतिबंध प्रायिकता के हिसाब से कहीं ना कहीं यहाँ पे कंडीशन तो है। क्या कंडीशन है? लाल गेंद निकाली गई है, ये पता है। तो हमें क्या करना है, ये पता है कि लाल गेंद निकाली गई है। अगर हम लाल गेंद निकालने को ए से दर्शाएं तो PA पूछ रहा है, और बॉक्स 1 से होने की प्रायिकता, तो प्रायिकता बॉक्स 1 को अगर हम इवन मान लें तो आपको इवन ये पूछा है। एक्चुअल में इसका मान क्या आएगा इसे अभी हम निकालेंगे। यहाँ पे हम इसी के लिए चूंकि फार्मूला ढूंढने वाले हैं तो यहाँ पे अभी मैं हल नहीं कराऊंगी इसको, पहले इसके लिए फार्मूला ढूंढ लेते हैं। तो ये जो लास्ट वाला क्वेश्चन है इसी का जवाब हमें किससे मिलेगा? इस बेज प्रमेय से मिलेगा। यही आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 है, यही आपका संपूर्ण प्रायिकता कहलाता है, ठीक है। यही आगे आपका संपूर्ण प्रायिकता है। इसे अभी हम फार्मूले में कन्वर्ट करके बता देंगे। बिना फार्मूले के ही हमने इन चीज को समझ लिया है, अब इसे फार्मूले में बदलना है। साथ में बेज प्रमेय को भी ढूंढना है, यानी कि इवन के होने की प्रायिकता, यानी कि बॉक्स इवन था, इस बात की क्या प्रायिकता है। अगर पता है कि गेंद लाल निकल चुकी है, एक लाल गेंद निकली है, ये दिया है, तो जो दिया होता है वही नीचे होता है, और ऊपर किस बॉक्स के बारे में पूछ रहा है तो वो होगा, ठीक है। इसके लिए हमें फॉर्मूला चाहिए और वही फॉर्मूला आपका बेज प्रमेय कहलाता है। आइए इसको फार्मूले में कन्वर्ट करते हैं। एक सबसे बड़ी मुसीबत ये होती है इस वाले क्वेश्चन को करने में, बेज प्रमेय पे आधारित जो भी क्वेश्चन होते हैं, ये क्वेश्चन की पहचान बच्चे नहीं कर पाते हैं कि सवाल आखिर किस टाइप का है। तो इसमें सबसे बड़ी यही बातें होती हैं कि इसमें रिजल्ट दिया होता है, जो पिछले एक्सरसाइजों में हमें लाना था वो यहाँ पे पता होता है, ज्ञात होता है, जबकि जो वहाँ पे दिया जाता था इस बार वही ढूंढना होता है। कहने का ये मतलब है उल्टा जाना है, उत्तर पता है, प्रश्न की ओर जाना है। यानी कि आपको क्या निकालना है। मान लीजिए लाल गेंद वाला अभी हमने एग्जांपल लिया तो उसमें पता चल गया है कि लाल गेंद निकाली जा रही है। अब वो बॉक्स 1 की थी, इस बात की प्रायिकता पूछ लिया था। तो हमेशा बेज प्रमेय के सवालों में मेरा एक बात ध्यान दीजिएगा, हमेशा जो वैल्यू दे देता है ना उसको ए मानिए। तो यहाँ पे मान लेते हैं ए दर्शाता है किस बात का। अभी जो पुराना उदाहरण हमने लिया था ना, उसी उदाहरण की मैं बात कर रही हूँ। ए में हमने क्या लिया था? लाल गेंद। लास्ट वाला क्वेश्चन जो चौथा क्वेश्चन हमने लिखा था वो क्या था? एक लाल गेंद निकाली गई है, तो बॉक्स 1 के होने की क्या प्रायिकता थी, यही था ना। तो हम मान लेंगे कि ए दर्शा रहा है एक लाल गेंद निकाली गई, एक लाल गेंद निकाली गई। इस चीज को दर्शा रहा है ए, घटना ए यही दर्शा रहा है, निकाली गई। और मान लेते हैं कि इवन, घटना इवन क्या है, दर्शा रहा है कि लाल गेंद बॉक्स फर्स्ट से निकाली गई, बॉक्स फर्स्ट से निकाली गई। और घटना E2 दर्शा रहा है कि जो लाल गेंद है आपकी, लाल गेंद बॉक्स 2 से निकाली गई है, बॉक्स 2 से निकाली गई है। ये 3 बातें आपको हमेशा हर सवाल में ढूंढना पड़ेगा। इसका फॉर्मूला करा रही हूँ, हर सवाल में आपको करना यही होगा। सबसे पहले जो दिया गया है रिजल्ट, उसको आपको ए मानना होगा, और जिससे पूछा जाए, या 2 टाइप के जो होंगे या 2 से 3 टाइप के भी हो सकते हैं। ये E1 E2 यहाँ 2 ही बॉक्स थे, वहाँ 2 से ज्यादा टाइप की भी कैटेगरी हो सकती है। तो कह रहा है लाल गेंद निकाली गई है, ये दर्शा रहा है, तो बॉक्स E1 दर्शाएगा कि बॉक्स 1 से निकाली गई है, E2 दर्शाएगा कि बॉक्स 2 से निकाली गई है। तो आपसे प्रश्न को क्या पूछा गया था? चौथा नंबर, लाल गेंद निकाली गई है, निकाली गई हो तो बॉक्स 1 से होने की प्रायिकता, होने की प्रायिकता,
यही था ना क्वेश्चन नंबर 4 कि अगर पता हो कि एक लाल गेंद निकाली गई है तो बॉक्स नंबर 1 से थी, इस बात की क्या प्रायिकता है। तो देखिए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जैसा ही है, यानी आपसे पूछा है कि ये इवन से थी, इवन से होने की प्रायिकता क्या है। अगर पता है कि लाल गेंद निकाली गई है, ये दर्शा रहा है कि जो पता है लाल गेंद निकली है और इवन से निकली है, इस बात की प्रायिकता पूछा है। तो आप सभी जानते हैं कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में फॉर्मूला क्या था, हमेशा जो पूछा जाता है और जो ज्ञात होता है उसका इंटरसेक्शन लेते हैं, यानी हो जाएगा पी इवन इंटरसेक्शन ए और बटे में पी ए जो ज्ञात होता है। तो याद करिए अभी थोड़ा देर पहले हमने क्वेश्चन नंबर 3 जो कराया उसमें संपूर्ण प्रायिकता किसे कहा था, एक लाल गेंद निकाली गई, इसको क्या है संपूर्ण प्रायिकता कहेंगे। एक लाल गेंद निकाली गई, एक लाल गेंद निकाली गई, निकाली गई यानी लाल गेंद जो निकाली गई है, केवल ये पता है, बॉक्स कौन सा है नहीं पता है, अभी तो हमने निकाला था क्वेश्चन नंबर 3 में, उसी को कहते हैं संपूर्ण प्रायिकता पीए। तो कैसे आया था, या तो बॉक्स इवन को चुनिए, अगर वो इवन से था पहले बॉक्स चुना और फिर उसके बाद लाल गेंद, तो लाल गेंद किसको दर्शा रहा है, लाल गेंद दर्शा रहा है ए को, यानी पी ए बटे इवन और प्लस एक बार बॉक्स इवन से हो सकता है बॉक्स E2 से रहा हो तो P E2 और गुणे P, अब E2 बॉक्स को चुन लिया, उसकी गेंद लाल हो यानी A बटे E2, यही तो था ना PA। तो यहाँ हमने फॉर्मूले को लिया, जबकि वहाँ क्या था, वहाँ पे हमने उसको डायरेक्टली यूज किया, पहले बॉक्स चुना फिर उसके लाल गेंद होने की प्रायिकता, बॉक्स E2 चुना उसके लाल गेंद होने की प्रायिकता, ए दर्शा रहा है लाल गेंद, तो यहाँ हमने सिंबल के रूप में लिया, वहाँ हमने डायरेक्ट मान लिया था। तो यही संपूर्ण प्रायिकता है, यहाँ पे हम PA का वैल्यू पुट कर लेंगे। क्लियर है यहाँ तक। तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, P E1 बटे में A बराबर क्या होगा, ये वैल्यू हम रख लेंगे, क्या है ये PA का मान वहां से ले लेंगे, तो P E1 गुणे P A बटे E1 प्लस P E2 गुणे P A बटे में E2। अब ये रहा इतना, इसका भी एक काम हम कर लेंगे थोड़ा सा। अगर हम आपसे पूछे कि आप बताओ कि एक लाल गेंद बॉक्स 1 से निकाली गई, इसकी क्या प्रायिकता है, यानी कि P A बटे E1 क्या होगा, A बटे E1 का जवाब मांगू तो आप क्या बताएंगे कि बॉक्स 1 से लाल गेंद निकली है, इस बात की प्रायिकता। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में ये फार्मूला मैंने आपको कराया था, क्या होता है ये दोनों का इंटरसेक्शन PA इंटरसेक्शन E1 और बटे P E1 हमेशा नीचे वाला होता है, स्लैब प्रतिबंध प्रायिकता में कॉलेज प्रश्नावली में भी हमने कराया था ये। तो यहाँ पे इन दोनों का इंटरसेक्शन बटे नीचे वाला यही होता है। तो यहाँ इसका अगर हम तिरछा गुणा कर दे इसका यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा, यहाँ से इसका हम तिरछा गुणा कर देते हैं तो P E1 और गुणे P A बटे में E1 बराबर क्या आ जाएगा, P E1 गुणे P A बटे E1 तिरछे गुणा हो गया, ये आपका P A इंटरसेक्शन E1 कहिए चाहे E1 इंटरसेक्शन A कहिए, दोनों एक ही बात है, तो E1 इंटरसेक्शन A कह सकते हैं। तो ये ही मान, तो क्या ये वाला जो मान है यही तो यहाँ पे दिया हुआ है ऊपर में, तो क्या इस वाले मान की जगह पे हम इस मान को रख सकते हैं, इस वाले मान की जगह पे इसको हम यहाँ पे पुट कर लेंगे। तो P E1 इंटरसेक्शन A का मान यहाँ पे हमने निकाल लिया कि P E1 होता है गुणे में P A बटे E1 होता है। तो इसी फॉर्मूले का नाम है बेज प्रमेय, यही है आपका बेज प्रमेय, इसी को कहते हैं बेज प्रमेय। और इसी पे पूरी की पूरी एक्सरसाइज जो आपकी है 13.3 डिपेंड है, पूरा का पूरा। अगर मैं बात करूँ उसमें अगर 20 से 25 सवाल हो तो आपको 3 से 4 सवाल इससे टोटल प्रोबेबिलिटी
बाकी सभी के सभी सवाल इस बेज प्रमेय पर है। तो इसको भी आप पैक कर लीजिए इस बॉक्स के अंदर, क्योंकि ये भी आपको बहुत काम आने वाला है। 4 से 5 क्वेश्चन की मैं बात करूं तो इस पे बनेंगे और बाकी सारे सवाल इस पे बनेंगे। याद करना बिल्कुल मुश्किल नहीं है, आप एक बार ध्यान से देखिएगा। आपको जो पता होगा उसको आप हमेशा ए मान लेंगे, और जिस टाइप की कैटेगरी होगी घटनाएं उसको E1 E2 मान लेंगे। जिसमें पूछेगा, देखिए आपसे क्या पूछा है, निकाली गई हो, तो बॉक्स 1 से होने की प्रायिकता, बॉक्स 1 को पूछा है तो इसे हमने E1 माना था। तो ये देखिए प्रायिकता E1 की अगर लाल गेंद निकली हो, तो जो यहाँ होता है वही यहाँ ऊपर में होता है। देखिए यहाँ पे याद करने का यही तरीका है। यहाँ E1/A है ना, तो यहाँ E1 ऊपर होगा, नीचे में तो टोटल ही होगा, तो टोटल ही होता है। तो E1 के लिए भी होता है, E2 के लिए होता है, दोनों का जोड़ होता है। नीचे में तो हमेशा यही रहेगा। लेकिन बॉक्स 1 से था, यानी E1 से था, तो E1 वाले के लिए क्या होगा, P1 गुणे PA/E1, और वही सेम चीज नीचे भी होता है। यहाँ E1/A पूछेगा तो P1 गुणे PA/E1, इसका उल्टा यहाँ, ठीक है। और नीचे में ये होता है, इसी का उल्टा भी आपसे पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर इसी पे हम 5 बदल दें, कहते हैं लाल गेंद निकाली गई हो, लाल गेंद, यहाँ गेंद छूट गया था, लाल गेंद, तो लाल गेंद निकाली गई हो तो बॉक्स 2 से होने की प्रायिकता, यानी बॉक्स 2 की गेंद थी, इस बात की क्या प्रायिकता होगी। तो जानते क्या होगा, बस जहां जहां E1 था V2 हो जाएगा, नीचे नहीं बदलता है। तो ये आपका बन जाएगा P, या भी हो जाएगा E2, और अभी भी A ही लाल गेंद है तो A को दर्शा दिए। अब E2 ऊपर हो जाएगा तो क्या होगा, PE2 गुणे PA/E2, और नीचे में अभी भी वही PE1 गुणे PA/E1, और एक बार ये वाला PE2 गुणे PA/E2। यही है आपका बेज प्रमेय। तो बेज प्रमेय यही कहता है कि जिसको पूछा जाए वो ऊपर रहेगा, नीचे में संपूर्ण प्रायिकता रहेगी। तो यहाँ पे बेज प्रमेय को मैंने E2 पे भी चेक करा दिया, E1 पे चेक करा दिया। सारे सवाल भी ऐसे ही हैं, सवाल की आपको अभी टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है। बस आप प्रमेय तक मामला अपने दिमाग में सेट रखिए। जितना मैंने कराया है सारे सवालों को मैं कराऊंगी और अच्छे से समझा के कराऊंगी। सवाल आपको अभी से उसकी चिंता नहीं करनी। सवाल थोड़े दिखने में लंबे लंबे जरूर हैं इस एक्सरसाइज के, लेकिन आप मान के चलिए कि ये जो एक्सरसाइज है ना, 5 से 6 नंबर आपको दिला के जाने वाली है। एक ही क्वेश्चन अगर आ गया इस एक्सरसाइज से तो वो 5 से 6 नंबर से कम में नहीं आने वाला। चाहे ये टोटल प्रोबेबिलिटी पे सवाल बने, चाहे ये बेज प्रमेय पे बने, ये कोई भी सवाल 5 से 6 नंबर से कम आपको नहीं दिलाएगा। तो इस क्लास को अच्छे से आप अटेंड जरूर करिएगा। यदि एक बार में सही से समझ में नहीं आया है तो 1 से 2 बार में जरूर आ जाएगा, दोबारा भी देख लीजिएगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट अगर क्लियर रहेगा तो ही आप सवाल को अच्छे से कर पाएंगे। आज की क्लास यहीं तक रहेगी। अगली क्लास में हम एक्सरसाइज 13.3 को स्टार्ट करेंगे। एक बार में तो पूरी नहीं होगी क्योंकि एक्सरसाइज लंबी है, क्वेश्चन समझाने में टाइम लगेंगे, लेकिन शुरू हम करेंगे अगली क्लास में। तो आज की क्लास यहीं तक, आगे बढ़ेंगे अगली क्लास में। तो अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इस पूरे चैप्टर की प्लेलिस्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। कोई भी क्लास आपका मिस हुआ तो वहां से आप पूरा कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना मत भूलिएगा। साथ में वीडियो को सभी दोस्तों के पास शेयर कर दिया करिए, क्योंकि टाइम से पहले अब टाइम कम है, सिलेबस उनका भी टाइमली कंप्लीट हो जाए। और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन टाइमली मिलता रहे। चले अगली क्लास में एक्सरसाइज 13 पॉइंट को करेंगे, तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।